चौखट पर कैसा ये तमाशा है, लाठी की आवाज से इंसाफ को दबाने का इरादा है। उत्तर प्रदेश के मेरठ से कानून व्यवस्था का एक ऐसा उदाहरण सामने आया है जिसे देखकर लोकशाही भी शर्मसार हो जाए। दलित छात्रा ललिता गौतम हत्याकांड के बाद इंसाफ मांगने आए पीड़ित समाज की भीड़ पर पहले तो जमकर लाठियां बरसाई जाती हैं और फिर मेरठ के एसएसपी अविनाश पांडे जी का लाइव एक्शन देखने को मिलता है। एसएसपी साहब सरेआम कैमरे के सामने प्रदर्शनकारियों को थप्पड़ जड़ते हुए नजर आए। इतना ही नहीं, एसएसपी साहब का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्हें इतना गुस्सा आया कि वो सीधे पुलिस वैन के अंदर तक घुस गए और वहां भी प्रदर्शनकारियों की जमकर पिटाई कर दी। और अब इस पूरे बवाल का इनाम जनता को ये मिला है कि पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 7 प्रदर्शनकारियों को ही जेल भेज दिया। जब एक दलित बेटी की हत्या पर लोग न्याय की गुहार लगाने कलेक्ट्रेट पहुंचे तो उन्हें लगा था कि उन्हें इंसाफ मिलेगा, उनके घावों पर मरहम लगाया जाएगा। लेकिन यहां दलित बेटी को इंसाफ मिलना तो दूर, उसके लिए आवाज उठाने वालों पर ही पुलिस का डंडा चल गया। जब लोगों ने आवाज उठाई तो उन्हें लगा था कि उनकी आवाज सुनी जाएगी, लेकिन यहां तो खाकी ने अपना वो रूप दिखाया जिसे देखकर सोशल मीडिया पर भूचाल आ गया। प्रदर्शनकारियों को देखकर एसएसपी साहब का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और फिर शुरू हुई खाकी की वो तानाशाही जिसने कैमरे के सामने ही कानून की धज्जियां उड़ा दी। वैसे कहानी में ट्विस्ट ये भी है कि प्रदर्शनकारियों को पहले से ही ज्ञापन देने की पूरी इजाजत थी, लेकिन इसी बीच मेरठ के साथ साथ नोएडा, गाजियाबाद और आसपास के जिलों से भी भारी संख्या में लोग वहां पर पहुंच गए और भीड़ बढ़ने लगी। इतनी भीड़ बढ़ने पर पुलिस ने कलेक्ट्रेट का मुख्य गेट बंद कर दिया, जिसके बाद प्रदर्शनकारी गेट के बाहर ही सड़क पर बैठ गए और धरना शुरू कर दिया। इससे कई घंटे तक सड़क जाम रही। अब पुलिस का तर्क सुनिए। एसएसपी साहब कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था संभालने के लिए ये कार्रवाई आवश्यक थी। वहीं पीड़ित पक्ष का सीधा आरोप है कि ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर अनावश्यक बल प्रयोग था। एसएसपी मेरठ द्वारा कल पुलिस हिरासत में एक व्यक्ति को कथित रूप से पीटे जाने के वायरल वीडियो सहित मेरठ पुलिस के कार्यों के संबंध में सार्वजनिक आए अन्य तथ्यों और वीडियो के आधार पर मैंने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को शिकायत भेजकर उच्च स्तरीय जांच और समुचित कार्रवाई की मांग की है। अब ये पूरा मामला ललिता गौतम हत्याकांड से ज्यादा सिस्टम वर्सेस कम्युनिटी की एक बहुत बड़ी जंग में तब्दील हो चुका है। ये सिर्फ एक थप्पड़ नहीं, बल्कि पूरे के पूरे समुदाय के अधिकारों और सम्मान पर सीधा हमला है। और जब पानी सिर से ऊपर गुजर गया तो ये थप्पड़ कांड अब उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग के पाले में पहुंच चुका है। एडवोकेट मनोज कुमार ने निष्पक्ष जांच की मांग ठोक दी है। इधर आयोग में शिकायत हुई, उधर पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने भी इस मामले को लपक लिया। उन्होंने सीधे उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग में शिकायत ठोक दी है। उनका साफ आरोप है कि हिरासत में लेकर मारपीट करना और पुलिस वैन के अंदर घुसकर पीटना मानवाधिकारों का सरेआम उल्लंघन है। उन्होंने सारे इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को सुरक्षित रखने और स्वतंत्र जांच की मांग भी की है। जो भी एक्शन हुआ है वो अपराधियों पर हुआ है। हर चीज़ के साक्ष्य हमारे पास मौजूद हैं। जो भी कार्रवाई हुई है उसकी जो आवश्यकता थी उस सभी चीज़ के साक्ष्य हमारे पास मौजूद हैं। जो अपने आप को बाहर से आकर यहाँ अनावश्यक प्रकार की बातें कर रहे थे उन सभी के विरुद्ध हमारे पास साक्ष्य मौजूद हैं। इस घटना के बाद बवाल बढ़ने के डर से पुलिस ने ललिता गौतम के गांव को छावनी में तब्दील कर दिया है। गांव की सीमाओं पर भारी बैरिकेडिंग कर दी गई है। पुलिस फोर्स की भी भारी मात्रा में तैनाती की गई है और प्रशासन ने बाहरी लोगों और राजनीतिक दलों की एंट्री पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी है। हालांकि इसी बीच इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। यहाँ पर खास बात यह है कि इस घटना को लेकर सोशल मीडिया भी दो धड़ों में बंट गया है। एक पक्ष कह रहा है कि एसएसपी ने अपनी तानाशाही दिखाई है,
तो दूसरा पक्ष कह रहा है कि शांति व्यवस्था के लिए थप्पड़ बहुत जरूरी था। ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या किसी प्रदर्शनकारी को हिरासत में लेकर थप्पड़ मारना पुलिस की मजबूरी है या अपने रुतबे का गलत इस्तेमाल करना? इसका जवाब आपको देना है, इसका जवाब आपको सोचना है। चलिए अब बात करते हैं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की। जरा सी आलोचना होते ही देवेंद्र फडणवीस सरकार को मिर्ची क्यों लग गई? मुंबई पुणे मिसिंग लिंक पर भूस्खलन के बाद 18 घंटों तक जाम में फंसे लोगों की परेशानी जब सोशल मीडिया पर सामने आई और सरकार की आलोचना होने लगी, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इतने नाराज हो गए कि उन्होंने क्या कह दिया, आप खुद सुनिए। हमारे जयंत राव जी ने सही बात कही, उनको कुत्ता नहीं पहुंचता, वो आजकल सोशल मीडिया पर आकर सबको गाली देते हैं, मुख्यमंत्री को भी गाली देते हैं। ऐसे कुछ भाड़े के इस मिसिंग लिंक के बारे में भी पैसा ले लेकर सोशल मीडिया पर लिख रहे थे, उनको भी कह देना चाहता हूं, अगर महाराष्ट्र का अपमान करोगे छोड़ूंगा नहीं। क्या किसी बड़े प्रोजेक्ट पर सवाल उठाना महाराष्ट्र का अपमान है? क्या भ्रष्टाचार की आशंका जताने वाला हर व्यक्ति पैसे लेकर बोलता है? अगर 7,000 करोड़ रुपए की परियोजना पहली ही बारिश में सवालों के घेरे में आ जाए तो जनता सवाल भी ना पूछे? क्या किसी सरकारी परियोजना की गुणवत्ता पर सवाल उठाना महाराष्ट्र का अपमान है? जब सरकार सफलता का श्रेय पूरे दमखम के साथ लेती है तो खामियों पर जवाब देने के बजाय गुस्सा क्यों दिखाती है? मुंबई पुणे मिसिंग लिंक एक्सप्रेसवे 7,000 करोड़ रुपए की लागत, 7 देशों की तकनीकी मदद, आधुनिक इंजीनियरिंग का नायाब उदाहरण का दावा है, लेकिन पहली ही तेज बारिश में भूस्खलन और 18 घंटे तक ट्रैफिक ठप। सवाल उठे तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वो अब्यूज प्रूफ हैं, यानी गालियों का उन पर कोई असर नहीं होता। मुद्दा सिर्फ एक सड़क का नहीं है बल्कि जवाबदेही का है। आखिर जनता सवाल पूछे या चुप रहे? विकास के दावों पर सिर्फ ताली बजाए या काम की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए? मुंबई पुणे मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट महाराष्ट्र की अहम परियोजनाओं में से एक है। दावा किया गया था कि इसे विश्व स्तरीय तकनीक से बनाया गया है, लेकिन पहली बारिश में ही इसकी पोल खुल गई तो सवालों की झड़ी लग गई। जनता के सवाल, जनता के नुमाइंदों के सवाल, क्या निर्माण की गुणवत्ता में कोई कमी रह गई थी? क्या भूस्खलन के खतरे का सही अंदाजा नहीं लगाया गया था? क्या सुरक्षा के सभी नियमों का पूरी तरह से पालन नहीं हुआ था? लेकिन इन सवालों के जवाब में तकनीकी जानकारी या जांच की बात कम हुई, जबकि राजनीतिक बयान ज्यादा चर्चा में रहे। सरकार जनता के टैक्स के पैसे से काम करती है। जब कोई परियोजना सफल होती है तो उसका श्रेय सरकार लेती है, उद्घाटन होते हैं, तालियां बजाई जाती हैं और तो और विकास के दावे भी किए जाते हैं। लेकिन अगर किसी भी परियोजना में खामी सामने आए तो सवाल पूछना भी उतना ही जरूरी है। थाली में छेद हो जाए तो उसे छिपाने भर से काम नहीं चलता, उसे भरना पड़ता है। यह भी सच है कि सोशल मीडिया पर कई बार लोग अपनी मर्यादा भूल जाते हैं और गलत भाषा का इस्तेमाल करते हैं। इसकी आलोचना होनी भी चाहिए, लेकिन हर सवाल पूछने वाले को ट्रोल या विरोधी मान लेना भी सही नहीं है। सरकार और विपक्ष की राजनीति अपनी जगह है, लेकिन जनता के पैसों से बनी परियोजना पर उठे सवालों का जवाब तथ्यों और जांच से मिलना चाहिए। अगर निर्माण में कोई कमी नहीं है तो स्वतंत्र तकनीकी जांच सरकार की बात को और मजबूत करेगी, और अगर कहीं गलती हुई है तो उसकी जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। सिर्फ आरोपों को खारिज कर देने से बात खत्म नहीं होती। सबसे अहम बात यह भी है कि ये सड़क किसी नेता की नहीं बल्कि जनता के पैसों से बनी है, इसीलिए जनता को सवाल पूछने का पूरा अधिकार है। लोकतंत्र में जवाबदेही कोई एहसान नहीं बल्कि सरकार की
जिम्मेदारी है। चलिए महाराष्ट्र के बाद अब बात कर लेते हैं E20 पेट्रोल की। देश में E20 पेट्रोल, जिसे बड़े बड़े दावों के साथ भविष्य का ईंधन बताया गया, आज वही सवालों के घेरे में है। विपक्ष ने जब मुद्दा उठाया, जब आवाज थोड़ी ज्यादा तेज हुई, तो सरकार ने भी आखिरकार दबे शब्दों में मान ही लिया कि E20 पेट्रोल से गाड़ियों का माइलेज तकरीबन 3 से 5% तक कम हो सकता है। पहले तो इस E20 पेट्रोल का प्रचार प्रसार ऐसे किया जा रहा था मानो जनता की सारी मुश्किलें एक झटके में ही खत्म होने वाली हैं। जब लोग चीख चीख कर अपनी परेशानियां बता रहे थे, तब तो सरकार कोई भी आलोचना सुनने को तैयार ही नहीं थी। खुद को सरकार दूध की धूली बता रही थी और जनता की जायज चिंताओं को हवा में उड़ा रही थी। लेकिन अब पासा पलट चुका है। जैसे ही विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार को चौतरफा घेरा, संसद से सड़क तक तीखे सवाल दागे गए, तो सरकार के पैर उखड़ गए। आखिरकार तेल मंत्रालय को दबे शब्दों में घुटने टेकते हुए कबूल करना पड़ा कि जी हां, इस E20 पेट्रोल से आपकी गाड़ियों का माइलेज 3 से 5% तक कम हो सकता है। पहले दावा था कि पेट्रोल सस्ता होगा, गाड़ी मक्खन की तरह चलेगी, लेकिन अब दबी आवाज में कह रहे हैं, हां, आपकी जेब थोड़ी ज्यादा ढीली होगी। लेकिन सरकार की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क देखिए। जब देश की आम जनता और मैकेनिक चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि गाड़ी का माइलेज घट रहा है, इंजन जवाब दे रहा है, मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ गया है, तब तो मंत्रालय ने सवाल उठाने वालों को ऐसे देखा जैसे उन्होंने कोई गुनाह कर दिया हो। लेकिन अब जब विपक्ष के भारी दबाव में सच सरेआम सामने आ गया है, तो ये नया कवर अप लेकर आ गए हैं। अब तर्क ये दिया जा रहा है कि भले ही गाड़ी का माइलेज थोड़ा कम हुआ हो, लेकिन गाड़ी का पिकअप बढ़िया होगा, इंजन स्मूथ चलेगा और कार्बन उत्सर्जन कम होगा। इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। यानी पेट्रोल भी सस्ता नहीं देंगे, माइलेज भी कम देंगे और ऊपर से आम आदमी को ये ज्ञान देंगे कि आपकी गाड़ी पर्यावरण बचा रही है। ये जो इथेनॉल 20% सरकार ने गाड़ियों में डलवाया है, उसकी वजह से गाड़ी के फ्यूल पंप और जो पाइपें अलग अलग हैं वो खराब हो जाती हैं और काफी गाड़ियों में उनको फ्यूल पंप तक चेंज करना पड़ता है। मुझे तो ये लगता है, और जबकि ये मेरी गाड़ी पुरानी नहीं है, ये सिर्फ 3.5 साल पुरानी स्कोडा स्लाविया है जो मैंने खरीदी थी, और ये नई गाड़ियों का हाल है। तो आप खुद सोचिए पुरानी गाड़ियों का क्या हाल होगा इस समय। मंत्रालय का कहना है कि यह फैसला ऐसे ही नहीं लिया गया, बल्कि इसके लिए लंबी रिसर्च की गई है। साल 2022 में 10% का टारगेट समय से पहले पूरा किया गया और अब 2025-26 में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग तक पहुंच गए। लेकिन सवाल यह है कि जब सालों तक ये तगड़ी टेस्टिंग की गई थी, तो ये माइलेज घटने वाली बात पहले आखिर क्यों छिपाई गई? जनता को लगा था कि इथेनॉल मिलने से पेट्रोल सस्ता होगा और राहत मिलेगी, लेकिन यहाँ तो पूरा का पूरा मामला ही उल्टा हो गया। गडकरी जी जो हमारे देश के मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, उनसे सवाल है, ये जो इथेनॉल का एक्सपेरिमेंट क्या आपने कहीं किया था? क्या उसका रिजल्ट देख के लोगों को इसकी सुविधा दी थी, या हम लोग ही गिनी पिग हैं? जो दिल्ली की और जो देश की जनता है जिनके पास गाड़ियां हैं, क्या वो इथेनॉल एक्सपेरिमेंट में क्या आपके सब्जेक्ट्स हैं, क्या आपके गिनी पिग्स हैं? क्या सरकार का ये काम नहीं था कि पहले देखते ये तकनीक ठीक है कि नहीं है, लोगों को सुविधा होगी या नहीं होगी, गाड़ियां खराब होगी नहीं होगी, फिर इनको लागू करना चाहिए। अब सरकार का दावा है कि पुरानी गाड़ियों को भी इससे कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि इंजन की ड्यूरेबिलिटी और कोरोजन की पूरी जांच हो चुकी है। ऑटो कंपनियों ने भी कह दिया है कि सर्विसिंग के दौरान कोई खराबी नहीं मिली। यानी सरकार के हिसाब से सब कुछ चकाचक है, सब कुछ एकदम चंगा है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या विपक्ष के सवाल उठाने के बाद
सरकार का ये सच कबूलना उसकी सबसे बड़ी नाकामी को क्या नहीं दिखाता? क्या पर्यावरण बचाने की पूरी कीमत सिर्फ जनता की जेब काट कर वसूल की जानी चाहिए? इस पर जो भी आपकी राय है कमेंट करके अपनी राय हमें ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करना और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही।